सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 विषय हिंदी का मॉडल आंसर। यह कक्षा 10वीं और विषय हिंदी का मॉडल आंसर है। तो देखिए, इसके कुछ निर्देश दिए हैं। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक के रहेंगे। तो देखिए कि अब हम सबसे पहले देखते हैं सही विकल्प। रामचरित्र की रचना की गई थी कौन सी भाषा में? यहाँ भाषा पूछा गया है तो अवधी भाषा में की गई थी। जयशंकर प्रसाद प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो यह छायावाद के कवि माने जाते हैं। सप्तर्षि शब्द में समास पाया जाता है, तो सप्तर्षि शब्द में द्विगु समास पाया जाता है। पल्लवित का शाब्दिक अर्थ है पानी भर जाना। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा लगवा दी गई थी, किसके द्वारा? तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगवाई गई थी। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान। तो निर्गुण भक्ति धारा की मुख्य खालिस्तान शाखाएं हैं, तो मुख्य 2 शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा। फागुन में डालियां खालिस्तान से लद जाती हैं, तो पत्तों से लद जाती है। कवि बादलों से खालिस्तान का आग्रह करते हैं, गरजने का आग्रह करते हैं। चिता के फूल के लेखक खालिस्तान हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। जहाँ काव्य सौंदर्य का आधार शब्द होता है, वहाँ शब्दा अलंकार होता है। उसके बाद देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य। खंड काव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, यह असत्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है, यह सत्य है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र में सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है, यह भी सत्य है। नेताजी का चश्मा गधे की आत्मकथा के अंतर्गत आता है, असत्य है। पिता के विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, यह सत्य है। और धाती का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, असत्य है। उसके बाद देखते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो कुहासा का शाब्दिक अर्थ होता है कोहरा। हिंदू मुस्लिम में कौन सा समास है? तो हिंदू और मुस्लिम मतलब द्वंद्व समास है। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो भगवान शंकर का धनुष रामचंद्र जी ने तोड़ा था। हिंदी के सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए? तो यह है रामचरितमानस। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णित छंद। रसात्मक वाक्यम काव्यम किसकी परिभाषा है? तो यह आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। उसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व अलंकार कहलाता है। फिर श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। अलंकार मतलब कि आभूषण। पंचवटी एक खंड काव्य है। महाकाव्य कामायनी है और दोहा मात्रिक छंद है। इसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा के कौन कौन से गुण बताए हैं और उद्धव के व्यवहार की तुलना और बाकी जितने भी प्रश्न हैं ये और भी आगे बताए जाएंगे। फिर देखते हैं भक्ति काल के 2 कवियों के नाम लिखकर उनकी एक-एक रचनाएं लिखिए। तो भक्ति काल के 2 कवि हैं तुलसीदास और सूरदास। तो तुलसीदास में देखिए रामचरितमानस और विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा रचित है और सूरदास के द्वारा सुरसागर और सुरसारावली। इसके बाद देखिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और शांत रस की परिभाषा यह आगे दिखा रहे हैं। फिर देखिए किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम और उनके रचयिताओं के नाम। तो 2 महाकाव्य रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है और कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद में देखिए कि भोलानाथ भयभीत होकर बाघ से क्यों भागा? तो सांप को देख कर के भोलानाथ भयभीत हो गए और माँ की आंचल में छुपने के लिए भाग गए थे। उसके बाद देखिए सूरदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं और 2 रचनाएं। सूरदास की 2 रचनाएं हैं सुरसागर सुरसारावली साहित्य लहरी और सूर्यकांत त्रिपाठी की जो रचनाएं देखिए अनामिका परिमल गीतिका कुकुरमुत्ता सरोज स्मृति अपरा अफला और प्रभाववती, ये इनकी रचनाएं हैं। और इन्हीं की देखिए अब काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। तो सूरदास की काव्यगत विशेषताएं, ये वात्सल्य सम्राट थे, यह काव्य रसात्मक युक्त काव्यों की रचना करते थे और सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का गहनता से प्रयोग किया है, ये कृष्ण उपासक थे। इसके बाद में हम देखते हैं स्वयं प्रकाश और यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं। तो स्वयं प्रकाश की जो रचनाएं हैं, यह सूरज कब निकलेगा, ईंधन संसाधन
और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। और भाषा शैली, स्वयं प्रकाश का जो साहित्य में खड़ी बोली का उपयोग था, और अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं का इनमें प्रभाव था भाषा में। और इनकी भाषा सरल, सहज, प्रभावपूर्ण, एक वाक्य में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना इनकी विशेषता। के बाद उपमा और यमक अलंकार और संधि समास में अंतर, इनकी परिभाषाएं हैं, ये अभी आगे दिखाते हैं। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8 है आपका, किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना है। तो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हमें करना है। संदर्भ में 1 अंक रहेगा, प्रसंग में 1 अंक और व्याख्या में 1 अंक। तो देखिए, नाथ शंभु धनु भान जरिहा, जो यही केहू एक दास तुम्हारा, यह जो पद्यांश है यह क्षितिज भाग 2, तो कक्षा 10वीं के हिंदी के क्षितिज भाग 2 पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है यह, और तुलसीदास जी के द्वारा रचित रचना है। और अब इसका आपको संदर्भ और प्रसंग लिखना है। उसी प्रकार से उसके बाद में अथवा में दिया है, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। यह क्षितिज भाग 2 पाठ 4 आत्मकथा, इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। तो इनका जो वर्णन है यह देखिए, इसमें भी आपको संदर्भ और प्रसंग और इनकी व्याख्या करना है। तो देखिए, संदर्भ में आपको क्षितिज भाग 2 पाठ से लिया गया है और आत्मकथ्य से लिया गया है, और कवि इसके जयशंकर प्रसाद हैं। इस प्रकार से आपको इसका वर्णन करना है, संदर्भ लिखना है। और प्रसंग, इस पंक्तियों में कवि आत्मकथा लिखने से बच रहा है और अपने जीवन की बुरी यादें नहीं बताना चाहता। तो यह इसकी प्रसंग हुआ। और व्याख्या, कवि कह रहा है कि वह अपने छोटे से जीवन में बड़ी कथाएं कैसे कहे। कवि को अपने छोटे से जीवन में अनेक प्रकार के दुखों को झेलना पड़ता है। कवि यह भी कह रहा है कि वह स्वयं की कथा न सुनाकर मौन रहने पर ही, या मौन रहने में ही उनकी भलाई समझता है। तो यह आपके संदर्भ और प्रसंग हुआ। उसी प्रकार से पिताजी का ध्यान भी अपनी बार मुझे एक केंद्रित, तो यह आपका गद्यांश है। 2 गद्यांश दिए हैं, इसमें से आपको एक गद्यांश करना है। यह गद्यांश भी क्षितिज भाग 2 से लिया है। एक कहानी यह भी, और इसकी लेखिका है मनु भंडारी जी। और दूसरा जो गद्यांश दिया गया है यह क्षितिज भाग 2 लखनवी अंदाज से लिया गया है, जो कि यशपाल जी के द्वारा रचित है। तो इन दोनों के में से किसी एक का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना है। उसके बाद में हम देखते हैं छायावाद के 4 प्रमुख कवि। तो छायावाद के प्रमुख कवि में है जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें कामायनी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी और आशु, महादेव वर्मा की है निहार रश्मि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका और परिमल, और सुमित्रा नंदन पंत की पल्लव। उसके बाद में हम देखते हैं अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश में जो मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों में चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। तो यह देखिए, इसके प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक मानव चरित्र है। व्यक्तित्व निर्माण का प्रमुख तत्व क्या है? तो व्यक्तित्व निर्माण का प्रमुख तत्व मानव का चरित्र है। और चरित्र किसे कहा जाता है? तो चरित्र एक ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन को सफल बनाती है, और चरित्र की शक्ति मानव जीवन में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि चक्रवर्ती सम्राट किसके अभाव में अस्तित्वहीन हो गए? चक्रवर्ती सम्राट चरित्र के अभाव में अस्तित्वहीन हो गए। इस प्रकार से यह इसके 4 क्वेश्चन हुए और चारों क्वेश्चनों का आंसर हुआ। उसके बाद में आपको और अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को एक आमंत्रण पत्र लिखिए। आचार्य को स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र। तो आपको एक तो आमंत्रण पत्र या आवेदन पत्र दोनों में से एक लिखना है, और एक निबंध है जो कि आपको 4 अंक का लिखना है। तो इसमें युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति, प्रदूषण, भ्रष्टाचार या कंप्यूटर वक्त की मांग। तो इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। इसके बाद में इसी का अथवा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल पुष्प की पंखुड़ियों तथा तेल में सनी हुई मटकी से की गई है। जिस प्रकार कमल पुष्प की पंखुड़ियां तथा तेल में सनी हुई मटकी पर जल एवं उनकी बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार उद्धव जी पर भी कृष्ण के रूप के सौंदर्य का कोई प्रभाव
नहीं पड़ता। उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पान वाला उदास क्यों हो गया? तो पान वाला एक संवेदनशील व्यक्ति था। उसे कैप्टन के मरने पर बेहद अफसोस था। यद्यपि उसके जीते भी उसने उसका मजाक उड़ाया, परंतु मरने के बाद उसे उसकी कीमत का पता चलता है। उसे लगता है कि कस्बे में उसके जैसा देश प्रेमी और कोई नहीं है, और अतः वह कैप्टन को याद करके उदास हो जाता है। उसके बाद में इसी का अथवा है नेताजी की मूर्ति में। अगला प्रश्न 7वें का अथवा है, नेताजी की मूर्ति में कौन सी कसर खटकती थी और क्यों? नेताजी की मूर्ति में यह कमी खटकती थी कि मूर्तिकार ने पूरी मूर्ति को अच्छी से बनाया, परंतु वह नेताजी का चश्मा लगाना भूल गया, यही कसर खटकती थी। इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, और अथवा में है शांत रस की परिभाषा और उसका उदाहरण। तो शांत रस की परिभाषा है कि संसार की असारकता वस्तुओं में विरक्ति के कारण उत्पन्न निर्वेद भाव और विभावादि से पुष्ट होकर शांत रस की प्रविष्टि होती है। देखो इसका यह उदाहरण है, जैसे कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सो कहाँ छिपी करुणा मैं उनके अंतर जामी, जो तन जी दीजो ताही बिखराओ, ऐसो नोन हम हरामी, भरी भरी द्रोह विषयों को भावत जैसे सुकर ग्रामी, सुनी सतसंग होत जिय आलस विष और विषनई संग विश्रामी, श्री कृष्ण चरण छाड़ी विमुख ही। तो इस प्रकार से यह शांत रस का उदाहरण है। उसी का एक अथवा दिया है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, तो और उसका उदाहरण, जहाँ पर कोई अक्षर बार बार आए या उस वर्ण को बार बार दोहराया जाए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो इसमें कई बार आया है, इसलिए यह क्या है? अनुप्रास अलंकार है। इसी अनुप्रास अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, और कूके लगी कोयल वृंदावन पर बैठी फिरे। और ये आपके बहुत सारे देखते चलिए कि बहुत सारे उदाहरण है। कंकन किंकरी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन शम राम हृदय गिनी, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलावे। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे अनुप्रास अलंकार के आपके सामने उदाहरण हैं। तो कोई भी एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आपको लिखना था। इसके बाद में यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, जहाँ भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनकते शवगुनी मादपता अधिकाय, या खाए बौराए जन वा पाए बौराए। तो इस दोहे में कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, और एक का अर्थ धतूरा और दूसरे का अर्थ सोना होता है। तो यह आपका जो है यमक अलंकार का उदाहरण हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं जो आपको पूछा गया है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में आपको रचनाएं पूछी गई है और भाषा शैली पूछी गई है। तो देखिए कि यशपाल की रचना, तो यशपाल की बहुत सारी रचनाएं हैं। कहानी संग्रह में देखिए कि ज्ञान दान, पिंजरे की उड़ान, बर्फ और तर्क का तूफान या दुहिया, धर्म युद्ध और फूलों का कुर्ता और उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, सच बोलने की भूल और उत्तमी की माँ। वैसे निबंध है न्याय का संघर्ष, बात बात में और चक्कर, क्लब देखता समझता आदि, और झूठ सच, अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड और दादा कामरेड, तेरी और मेरी तेरी उसकी बात। और उसके बाद में संस्मरण भी हैं, स्यावलोकन, गांधीवाद का 100 और चिंता, और नशे नशे की बात, रूप की परख और गुड़बाई और दर्रे की दिल। तो इस प्रकार से यह यशपाल की बहुत सारी रचनाएं, इसमें से आपको कोई भी 2 रचना लिखना था। उसके बाद में आप इसके देखिए भाषा शैली। तो यशपाल जी की भाषा में स्वाभाविकता, सजीवता है। उनकी भाषा अत्यंत सहज, सरल, प्रभाव पत्रानुकूल और भाव अभिव्यक्ति में के संदर्भ में उनकी शैली वर्णात्मक, संवाद प्रधान और प्रभावपूर्ण थी। भावों की प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है। तो यह यशपाल जी की भाषा शैली हुई। उसी प्रकार से आता है स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश भी की रचनाएं देख लीजिए। सूरज कब निकलेगा,
और आदमी जात का आदमी। तो ये बहुत सारे इनकी भी रचनाएं हैं, इनमें से आपको कोई भी 2 रचना लिखना था। और इसके बाद इनकी भाषा देखिए, तो इन्होंने इनकी भाषा जो है सरल, सहज और भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने साहित्य में खड़ी बोली उनकी रचनाएं हैं, और अंग्रेजी, उर्दू, फारसी तत्सम शब्दों का प्रयोग है। शैली में उनकी शैली में हास्य व्यंग का पुष्ट मिलता है, और छोटे छोटे वाक्यों में शैली में सामधिकता भी देखने को मिलती है। यह आपका उपमा अलंकार का उदाहरण हुआ। और उसके बाद में हम देखते हैं संधि। तो आपको संधि और समास, संधि की परिभाषा भी आई है और संधि और समास में अंतर आया है। तो देखिए संधि और समास में अंतर। संधि में वर्णों का योग होता है, समास में शब्दों का योग होता है। संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है। संधि 3 प्रकार की होती है, समास 6 प्रकार के होते हैं। तो यह संधि और समास में अंतर हो गया। उसके बाद एक प्रश्न आपका पूछा है कि छायावादी कवि और उनकी रचनाएं। तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, जैसे कि इनकी रचनाएं हैं कामायनी, आंसू लहर और झरने। और सुमित्रा नंदन पंत की है पल्लव गुंजन और ग्रंथि वीणा और उच्छ्वास। महादेव वर्मा की है निर्जा रश्मि निहार और शांति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है परिमल, गीतिका तुलसीदास और अनामिका। और राम कुमार वर्मा की है चित्ररेखा, निषिद्ध और आकाश गंगा। तो यह इस प्रकार से जो शेष बचे हुए प्रश्न थे वे भी प्रश्न हो गए। तो इस प्रकार से आपको यह पूरा संपूर्ण प्रश्न पत्र को हल करना था, जो कि कक्षा 10वीं हिंदी का प्रश्न पत्र है। इसी प्रकार आपको कक्षा 9th का भी प्रश्न पत्र का मॉडल आंसर डाला जाएगा। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए, और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी छात्र छात्राओं तक शेयर करें, ताकि सभी छात्र छात्राओं को मॉडल आंसर की जानकारी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।